आज हम एक खास सत्र लेकर आए हैं। जी, ये प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए एक ऑडियो गाइड की तरह होगा। बिल्कुल। इसमें हम जनवरी 2026 की प्रतियोगिता दर्पण से 50 जरूरी सवालों और उनके जवाबों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं। चलिए। तो सबसे पहले हाल के राजनीतिक घटनाक्रम पर बात करते हैं। प्रश्न 1, बिहार की 18वीं विधानसभा चुनाव 2025 में मुख्यमंत्री कौन बने? इसमें मुख्यमंत्री बने हैं नीतीश कुमार, और ये उनका 10वां कार्यकाल है। 10वां कार्यकाल, ये तो अपने आप में एक कीर्तिमान है। जी बिल्कुल। भारतीय राजनीति में ये एक बहुत बड़ी बात है। अच्छा, और इसी से जुड़ा प्रश्न 2 कि भाजपा को बिहार चुनाव 2025 में कितनी सीटें मिली? भाजपा इसमें सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। उन्हें 89 सीटें मिली। 89। अच्छा, और जो सहयोगी दल थे जैसे जनता दल यू? हाँ, जनता दल यू को 85 सीटें मिली, जबकि आरजेडी को 25 और कांग्रेस को सिर्फ 6 सीटों से संतोष करना पड़ा। तो एनडीए गठबंधन को एक मजबूत बहुमत मिला। बिल्कुल। अब आते हैं प्रश्न 3 पर। इन चुनावों में कितनी महिलाएं विधायक बनी? इस बार कुल 29 महिलाएं विधायक चुनी गईं। ये आंकड़ा राज्य की राजनीति में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी को दिखाता है। सही बात है। अगला सवाल, प्रश्न 4। नीतीश कुमार ने 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ कब ली? उन्होंने 20 नवंबर 2025 को शपथ ली थी। ठीक है। और प्रश्न 5, बिहार चुनाव 2025 में मतदान का प्रतिशत कितना रहा? जो वोटिंग परसेंटेज था वो 67.13% था। ये तो पिछले चुनावों के मुकाबले काफी अच्छा है। जी, मतदाताओं में काफी उत्साह देखने को मिला। चलिए, अब राजनीति से आगे बढ़कर राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े कुछ अहम मामलों पर आते हैं। जी। प्रश्न 6, दिल्ली में जो विस्फोट हुआ उसकी जांच में प्रमुख राष्ट्रीय एजेंसी कौन सी है? देखिए, ऐसे मामलों की जांच के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ही प्रमुख एजेंसी है। एनआईए। किले के विस्फोट मामले में कौन सी यूनिवर्सिटी चर्चा में रही थी? वो थी फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी। जांच के दौरान कुछ संदिग्धों के तार उस संस्थान से जुड़े पाए गए थे। अच्छा, अब जरा संस्कृति और इतिहास की ओर चलते हैं। प्रश्न 8, हमारा जो राष्ट्रगीत है वंदे मातरम, इसकी रचना किसने की थी? इसकी रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने की थी 7 नवंबर 1875 को। और ये गीत तो स्वतंत्रता संग्राम का एक बहुत बड़ा प्रेरणा स्रोत बना। बिल्कुल। तो हाल ही में एक स्मरणोत्सव भी हुआ था। प्रश्न 9, वंदे मातरम स्मरणोत्सव का उद्घाटन किसने किया? इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। ये इस ऐतिहासिक गीत की 150वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में था। 150वीं वर्षगांठ, सही। और प्रश्न 10, इस मौके पर कौन सा स्मारक सिक्का जारी किया गया? इस मौके पर 150 रुपए के अंकित मूल्य का एक स्मारक सिक्का जारी किया गया। अच्छा, ये सिक्के सामान्य प्रचलन में तो नहीं आते हैं ना? नहीं, ये सिर्फ संग्रह के लिए होते हैं। ठीक है। प्रश्न 11, वंदे मातरम किस उपन्यास का हिस्सा है? ये आनंदमठ उपन्यास का हिस्सा है, जो 18वीं सदी के सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। अब आते हैं अंतर्राष्ट्रीय पहचान पर। प्रश्न 12, लखनऊ को यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में किस श्रेणी में शामिल किया गया है? लखनऊ को गैस्ट्रोनॉमी यानी पाक कला की श्रेणी में शामिल किया गया है। वाह, मतलब टुंडे कबाब और बिरयानी को वैश्विक पहचान मिल गई। एक तरह से हाँ, इससे शहर में पाक कला पर्यटन को भी काफी बढ़ावा मिलेगा। और ये घोषणा एक खास दिन पर होती है। तो प्रश्न 13, 31 अक्टूबर को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? इस दिन विश्व शहर दिवस या वर्ल्ड सिटी डे मनाया जाता है। और इसी दिन यूनेस्को ये लिस्ट जारी करता है। जी। अच्छा, इस नेटवर्क में कुल कितनी श्रेणियां हैं? यह है प्रश्न 14। इसमें कुल 8 श्रेणियां हैं, जैसे साहित्य, फिल्म, संगीत और पाक कला वगैरह। और अब प्रश्न 15 के अनुसार भारत के कुल कितने शहर इस नेटवर्क में शामिल हो गए हैं? लखनऊ के जुड़ने के बाद अब भारत के कुल 9 शहर इसमें शामिल हैं। 9 शहर। और प्रश्न 16, भारत का पहला यूनेस्को क्रिएटिव सिटी कौन सा था? सबसे पहला शहर था जयपुर। उसे 2015 में शिल्प और लोक कला की श्रेणी में शामिल किया गया था। चलिए, अब देश के रक्षा तैयारियों और उपलब्धियों की बात करते हैं। जी जरूर। प्रश्न 17, राफेल लड़ाकू विमान में उड़ान भरने वाली पहली राष्ट्रपति कौन है? यह हैं द्रौपदी मुर्मू जी।
उनकी ये उड़ान तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर के तौर पर एक बड़ा प्रतीक थी। बिल्कुल, इससे सशस्त्र बलों का मनोबल बहुत बढ़ता है। और प्रश्न 18, उन्होंने ये उड़ान किस वायुसेना स्टेशन से भरी थी? उन्होंने हरियाणा के अंबाला वायुसेना स्टेशन से उड़ान भरी। अंबाला, जो राफेल का होम बेस भी है। जी हाँ। तो फिर प्रश्न 19, फाइटर जेट में उड़ान भरने वाले पहले राष्ट्रपति कौन थे? वो थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। एक वैज्ञानिक राष्ट्रपति। उनके उड़ान ने रक्षा प्रौद्योगिकी में भारत की आत्मनिर्भरता को भी एक संदेश दिया था। सही कहा। अब आते हैं खेल जगत की एक बड़ी खबर पर। प्रश्न 20, भारतीय हॉकी के 100 वर्ष कब पूरे हुए? ये 7 नवंबर 2025 में पूरे हुए। और इसके लिए एक समारोह भी हुआ होगा। तो प्रश्न 21, भारतीय हॉकी शताब्दी समारोह कहाँ आयोजित हुआ? ये नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में आयोजित किया गया था। भारत के इस गौरवशाली खेल की विरासत का जश्न। बिल्कुल। अब बात करते हैं अंतरिक्ष और नौसेना की क्षमताओं की। प्रश्न 22, भारत का सबसे भारी संचार उपग्रह कौन सा है? वो है CMS-03, जिसे GSA-7R भी कहते हैं। सबसे भारी? जी। इसका भारी वजन उन्नत उपकरणों और लंबी आयु के लिए जरूरी ईंधन की वजह से है। तो प्रश्न 23, इसका प्रक्षेपण कब किया गया? प्रश्न 24, इसका वजन है 4410 किलोग्राम। 4000 किलो से भी ज्यादा। ये तो इसरो की क्षमता को दिखाता है। निश्चित रूप से। तो प्रश्न 25, CMS-03 का प्रक्षेपण किस रॉकेट से किया गया? इसके लिए LVM-3 रॉकेट का इस्तेमाल हुआ, जिसे पहले GSLV Mk3 के नाम से जाना जाता था। भारत का सबसे शक्तिशाली रॉकेट? जी। अच्छा, और प्रश्न 26, ये सैटेलाइट मुख्य रूप से किसके लिए विकसित किया गया है? ये खास तौर पर भारतीय नौसेना के लिए है। इससे हिंद महासागर क्षेत्र में हमारी नौसेना की संचार और निगरानी क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी। और इसका जीवन काल कितना है? प्रश्न 27, इसका अनुमानित जीवन काल 15 वर्ष है। 15 साल, ये काफी लंबा समय है। अब जरा नौसेना में शामिल हुए नए पोतों पर नजर डालते हैं। प्रश्न 28, INS इक्षक किस प्रकार का पोत है? ये एक जल सर्वेक्षण पोत है। मतलब ये 11,000 मीटर की गहराई तक समुद्र तल का नक्शा बना सकता है। 11,000 मीटर? ये तो बहुत गहरा है। जी, और ये सिर्फ नौसेना के ऑपरेशंस में ही नहीं, बल्कि आपदा प्रबंधन में भी बहुत काम आएगा। इसे नौसेना में कब शामिल किया गया? ये है प्रश्न 29। इसे 7 नवंबर 2025 को शामिल किया गया। और प्रश्न 30, इसका निर्माण किसने किया है? इसका निर्माण कोलकाता की GRSE यानी गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड ने किया है। ये मेक इन इंडिया का एक बेहतरीन उदाहरण है। बिल्कुल। अब अगला सवाल एक और नए जहाज से जुड़ा है। प्रश्न 31, INS माहे किस श्रेणी का युद्धपोत है? INS माहे एक एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट है, मतलब ASWSWC। अच्छा, तो इसका मुख्य काम पनडुब्बियों से निपटना है? हाँ, खासतौर पर तटीय क्षेत्रों में दुश्मन की पनडुब्बियों का पता लगाना और उन्हें नष्ट करना। और इसका निर्माण किस शिपयार्ड ने किया है? प्रश्न 32, इसका निर्माण कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने किया है। प्रश्न 33, INS माहे का आदर्श वाक्य क्या है? इसका आदर्श वाक्य है साइलेंट हंटर्स। साइलेंट हंटर्स। नाम से ही इसकी चुपचाप हमला करने की क्षमता का पता चलता है। जी। और इसका शुभंकर क्या है? प्रश्न 34, इसका शुभंकर है चीता, जो अपनी फुर्ती और घातक शिकार के लिए जाना जाता है। चलिए, अब शिक्षा जगत से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों पर आते हैं। जरूर। प्रश्न 35, UGC ने अक्टूबर 2025 में कुल कितने फर्जी विश्वविद्यालयों की सूची जारी की? UGC ने कुल 22 फर्जी विश्वविद्यालयों की सूची जारी की थी। ये सूची तो हर साल आती है ताकि छात्र जागरूक रहें। हाँ, ये बहुत जरूरी है कि छात्र गलत संस्थानों में दाखिला लेने से बचें। अब एक और आयोजन की बात करते हैं। प्रश्न 36, 27वां दिव्य कला मेला कहाँ आयोजित हुआ? ये लखनऊ विश्वविद्यालय में आयोजित हुआ था। और ये मेला दिव्यांग कारीगरों को एक मंच देता है ना? जी, ये उनके बनाए उत्पादों के लिए एक बहुत बड़ा मंच है। तो प्रश्न 37, पहला दिव्य कला मेला कब और कहाँ हुआ था? पहला मेला 2 से 6 दिसंबर 2022 को नई दिल्ली में हुआ था। उसकी सफलता के बाद ही इसे देश के अलग-अलग शहरों में आयोजित किया जा रहा है।
बहुत अच्छी पहल है। अब बात करते हैं यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स की। प्रश्न 38। क्यूएस एशिया रैंकिंग्स 2026 में सबसे ज्यादा विश्वविद्यालय किस देश के हैं? इसमें चीन सबसे आगे है। तो ये दिखाता है कि उच्च शिक्षा में चीन एशिया में एक बड़ी ताकत बन रहा है। बिल्कुल। तो प्रश्न 49। इस रैंकिंग में भारत के कितने विश्वविद्यालय शामिल हैं? भारत के 294 विश्वविद्यालय इसमें शामिल हैं। 294। संख्या तो बहुत बड़ी है। हाँ, संख्या बड़ी है, लेकिन गुणवत्ता अभी भी एक चुनौती है। सही कहा। तो प्रश्न 40। इस रैंकिंग में शीर्ष स्थान किसे मिला? टॉप पर रही यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग। और प्रश्न 41। इसमें भारत का सर्वोच्च रैंक किस संस्थान को मिला? भारत में सर्वोच्च रैंक आईआईटी दिल्ली को मिला, 59वां स्थान। 59वां? मतलब हमारे शीर्ष संस्थानों को अभी भी टॉप 50 में जगह बनाने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। जी, ये एक चुनौती है। अब अंत में खेल जगत से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 42। 2030 के 24वें राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी किसे मिली है? इसकी मेजबानी भारत को मिली है और इन खेलों का आयोजन अहमदाबाद में होगा। ये तो बहुत बड़ी खबर है। 2010 के बाद दूसरी बार। जी बिल्कुल। तो प्रश्न 43। 2030 के इन खेलों का कोई विशेष महत्व भी है क्या? हाँ, ये इन खेलों का 100वां वर्ष होगा, तो इस ऐतिहासिक अवसर की मेजबानी मिलना भारत के लिए एक बहुत बड़ा सम्मान है। 100वां वर्ष? ये तो सच में खास है। अच्छा, तो प्रश्न 44। पहले राष्ट्रमंडल खेल कब और कहाँ हुए थे? पहले खेल 1930 में कनाडा के हैमिल्टन में हुए थे। और तब इनका नाम ब्रिटिश एम्पायर गेम्स हुआ करता था। सही। तो जैसा हमने बात की, प्रश्न 45। भारत ने इससे पहले इनकी मेजबानी कब की थी? 2010 में नई दिल्ली में। और अब आज का एक और सवाल शासन प्रणाली से जुड़ा हुआ। जी। प्रश्न 46। किस न्यायालय ने विधेयकों पर समय सीमा तय करने वाले अपने पुराने फैसले को पलट दिया है? ये फैसला सर्वोच्च न्यायालय ने दिया है। और इस फैसले का असर क्या होगा? देखिए, इससे राज्यपालों द्वारा विधेयकों को अनिश्चित काल तक रोके रखने की जो प्रथा थी, उस पर लगाम लगेगी। ये केंद्र राज्य संबंधों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। अब रक्षा क्षेत्र की एक और खबर पर वापस आते हैं। प्रश्न 47। तेजस विमान की दुर्घटना कहाँ हुई थी? ये दुर्घटना दुबई एयर शो में हुई थी। ये तो भारत के इस स्वदेशी लड़ाकू विमान के लिए एक बड़ा झटका था। जी, बहुत दुखद घटना थी। प्रश्न 48। इस दुर्घटना में शहीद हुए पायलट का नाम क्या था? उनका नाम था विंग कमांडर नमांश स्याल। और प्रश्न 49। तेजस का निर्माण कौन करता है? इसका निर्माण हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL करती है। ठीक है। और आज का आखिरी सवाल, प्रश्न 50। दुबई एयर शो 2025 की थीम क्या थी? उसकी थीम थी द फ्यूचर इज हियर। द फ्यूचर इज हियर। और विडंबना देखिए कि भविष्य की तकनीक के प्रदर्शन वाले इसी शो में ये हादसा हो गया। जी। और इसी के साथ समसामयिक घटनाओं पर आधारित हमारे 50 प्रश्नों का ये सत्र समाप्त होता है। हमने राजनीति, रक्षा, संस्कृति और खेल जैसे सभी महत्वपूर्ण विषयों को कवर करने की कोशिश की। हमें उम्मीद है कि यह ऑडियो गाइड आपकी तैयारी में सहायक होगा। यदि आप भी चाहते हैं कि हम आपकी किसी विषय पर चर्चा करें, तो हमें ज़रूर बताएं। अगले अंक में फिर मिलेंगे। नमस्कार।